ये पार्ट फर्स्ट के अंदर ज्योग्राफी की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। इसका नाम है भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लास के अंदर टॉपिक डिस्कस किया था अपर्पल चैप्टर के बारे में। इरोजन साइकिल को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे हैं और इसमें लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि सबसे पहले इस तरीके से स्कॉटलैंड के डेवलपर थे जिनका नाम था जेम्स हटन। इन्होंने इसके बारे में सबसे पहले शुरुआत की थी और 1785 में इन्होंने सबसे पहले अपवर्तन चक्र की संकल्पना को विकसित किया था और इसी को इन्होंने डेवलप करके एक गुप्तवाद का जो सिद्धांत था उसको इन्होंने प्रतिपादित किया था। तो इसके बाद हम इस क्लास में आगे डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कि डेविस के इसके बाद में क्या नाम है, जेम्स हटन के बाद में अमेरिकन में विद्वान है W.M. डेविस, विलियम मॉरिस डेविस जो है, इन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशक के अंदर सबसे पहले 19वीं सदी के अंदर इन्होंने अपवर्तन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार कि किसी भी क्रम में यानी कि किसी भी स्थलाकृति का निर्माण, डेविस का ये मानना था कि किसी भी स्थलाकृति का जो निर्माण है और जो उसका विकास होता है वो ऐतिहासिक अवस्थाओं में होता है, जिसके लिए उसको विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ये डेविस का मानना था कि कोई भी स्थलाकृति जो बनती है यानी कि एनी टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, किसी भी प्रकार की जो स्थलाकृति है वो उसका विभिन्न क्रम होते हैं और उसको विकसित होने के लिए विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं से होकर उसको गुजरना पड़ता है और उसके बाद में उसका विकास होता है। और पृथ्वी की सतह के ऊपर इन्होंने दो तरह के बल, जिनको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक के रूप में उनको हम बात कर चुके हैं। तो इनका ये मानना था कि पृथ्वी की सतह के ऊपर दो तरह के बल यानी कि एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक आंतरिक और बाह्य बल कार्य कर रहे हैं। अंतर्जाल जो बल होता है वो पटल विरूपणी बल, ज्वालामुखी क्रिया, भूकंप वगैरह, ये सभी एंडोजेनेटिक फोर्सेस के अंदर हैं और पृथ्वी के अंदर ये सभी उत्पन्न होते हैं और धरातल के ऊपर ये क्या करते हैं, असमानताएं फैलाते हैं यानी कि विषमताओं का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के जो आंतरिक बल है एंडोजेनेटिक फोर्स, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होकर पृथ्वी के धरातल के ऊपर विषमताओं का निर्माण करते हैं और आंतरिक जो बल है इसके द्वारा धरातल के ऊपर विषमताएं जो उत्पन्न होती हैं ये दो प्रकार से होती हैं। एक तो होती है अपलिफ्ट के ऊपर यानी कि किसी स्थल भाग का उत्थान हो जाना। जैसे उत्थान कैसे होगा, या तो पर्वतों की उत्पत्ति होगी या पठार की उत्पत्ति होगी, पहाड़ियों का निर्माण होगा। ये तो होता है अपलिफ्ट ऑफ लैंड्स यानी कि भूमि का ऊपर उठना, ये तो होता है एक तरीके से। और दूसरा होता है सबसिडेंस यानी कि उसका नीचे धस जाना, अवतलन होना, जैसे झील का निर्माण हो जाना और गड्ढों का निर्माण हो जाना। ये सभी प्रोसेस होती है सबसिडेंस के रूप में, अवतलन के रूप में। और इसके अलावा जो दूसरा बल है बाह्य बल, इस बल के द्वारा नदियों में बहता हुआ जल, सागरीय तरंगें, हिमानी, परिहिमानी, पवन, ये सभी जो प्रोसेस है इनके द्वारा जो समानता उत्पन्न की जाती है पृथ्वी के धरातल के ऊपर, यानी कि आंतरिक बल के द्वारा जो पृथ्वी की सतह के ऊपर विषमताएं निर्मित की गई हैं उनको समान रूप में बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रकार पृथ्वी के बाह्य बल के रूप में कार्य करते हैं। और ये जो बाह्य बल के कारण
कारक हैं। इनमें नदी है, जिसे बहता हुआ जल नाम से जाना जाता है। नदी के बाद में ग्लेशियर है, परिमाणी है, परिमाणी कारक होता है, और पवन है। ये सभी कारक कैसे हैं जिनके द्वारा पृथ्वी के ऊपर जो विषमताएं उत्पन्न हुई हैं वो इन सब कारकों के द्वारा समान रूप को पहुंचा दी जाती है, यानी कि उनका अपवर्तन कर दिया जाता है और इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर संतुलन का निर्माण किया जाता है। तो और ये जो बनता है, जैसे मैंने कहा कि ये सतह है, इसका ये मानना था कि ये सतह है, सतह के आंतरिक भाग में आंतरिक बल उत्पन्न होगा जिसके द्वारा ये जो सतह थी ये इस तरीके से उठ गई, इस तरीके से इसका जो ऊपर उठ गए, ये इस तरीके से जो है, तो ये इस प्रकार ऊपर उठ गए आंतरिक बल के द्वारा। अब इनके ऊपर विभिन्न प्रकार के प्रक्रम कार्य करेंगे और कार्य करते करते जब तक कार्य करेंगे जब तक कि इनका बेस लेवल नहीं प्राप्त हो सकता। आधार तल को प्राप्त करने के लिए ये बाह्य बल के जो कारक हैं, चाहे वो हिमानी हो, परिहिमानी हो, यानी कि ग्लेशियर हो, रिवर हो, नदी जिसको कहते हैं, पवन हो, सागरीय तरंगें हो, कोई भी कारक है उनके द्वारा इनका अपवर्तन जब तक किया जाएगा जब तक कि ये आधार तल को प्राप्त नहीं कर लेते। और जब ये आधार तल को प्राप्त कर लेते हैं तो जो पृथ्वी के ऊपर समता बनी थी आंतरिक बल के द्वारा, यानी कि ये विषमताओं के रूप में उत्पन्न हुए थे पृथ्वी के आंतरिक बल के द्वारा, और जब इनका अपवर्तन हुआ धीरे धीरे अपवर्तन होता जाएगा और ये समाप्त होता जाएगा और लास्ट स्टेज क्या आएगी कि ये आधार तल को प्राप्त कर जाएगा और ये स्थिति बन जाएगी, यानी कि जो स्थल के द्वारा असमानता हुई थी पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से वो सारे क्रम समाप्त हो गए और आधार तल की प्राप्ति हो गई। तो ये एक बैलेंस है और इसी को अपवर्तन चक्र के नाम से बताया था डेविस ने कि आंतरिक बल विषमताएं बनाते हैं और बाह्य बल उन विषमताओं को समाप्त करते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपर एक संतुलन की स्थिति बनी रहती है। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको बताया था और इसी संदर्भ में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेविस के भौगोलिक चक्र के बारे में। तो जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है दूरी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं डेविस का अपवर्तन चक्र, इसको ज्योग्राफिकल साइकिल भी बोला जाता है, भौगोलिक चक्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं डेविस के अपवर्तन चक्र के बारे में, यानी कि ज्योग्राफिकल साइकिल ऑफ डेविस। डेविस अमेरिकन विद्वान हैं जिनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस, W.M. डेविस इनको बोला जाता है, जिनका पूरा नाम विलियम मॉरिस डेविस, और ये अमेरिकन विद्वान है जिन्होंने अपवर्तन चक्र के बारे में अपना सिद्धांत दिया। इन्होंने सबसे पहले 1889 के अंदर, यानी कि सबसे पहले इन्होंने 1889 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। इन्होंने सबसे पहले भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है उनको इन्होंने एक्सप्लेन किया था और इन्होंने कहा था
कि समय की विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के द्वारा समतल काय मैदान में बदल जाता है, उसे ही अपर्दन चक्र कहा जाता है। यानी कि इन्होंने जो बताया था कि आंतरिक बल विषमताएं उत्पन्न करते हैं, बाह्य बल समानता का निर्माण करते हैं। तो इन्होंने कहा था कि लास्ट में जैसे हमने बात की थी कि ये किसी स्थल का तब तक अपर्दन करते हैं जब तक कि वह आधार तल को प्राप्त ना कर जाए, और आधार तल को जब प्राप्त कर जाता है तो वहां पर समतल काय मैदान का निर्माण होता है। यानी कि यही जो प्रोसेस है कि एक कारक ने तो किसी स्थल भाग को ऊपर उठा दिया और दूसरे कारक ने इसको अपक्षय और अपर्दन की क्रिया करके धीरे धीरे आधार तल तक पहुंचा दिया। तो ये प्रोसेस ही भौगोलिक चक्र की संकल्पना के नाम से डेविस ने इनको बताया था। इसी को इन्होंने नाम दिया था ज्योग्राफिकल साइकिल के रूप में। तो हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले डेविस ने 1899 के अंदर 1999 हम बात कर रहे हैं भौगोलिक चक्र की संकल्पना की। तो ये थी 1899 के अंदर 1899 में इन्होंने डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और कहा था, इन्होंने बताया था कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है। ये चीज आप साथ में साथ नोट करते जाएं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको साथ के साथ सुधारते जाएं, जिससे आपके लिए जो नोट्स हैं सब्जेक्ट के वो कवर होते रहेंगे। तो इन्होंने जब भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया था तो इन्होंने कहा था भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। ये कहा था डेविस ने, और भौगोलिक चक्र की संकल्पना के बारे में इन्होंने इसके बारे में बताया था, जिसमें इन्होंने कहा था कि भौगोलिक चक्र यानी कि ज्योग्राफिकल साइकिल समय की वह अवधि है, यानी कि एक समय के अनुसार वो टाइम पीरियड है जिसमें उत्थित भूखंड यानी कि वो स्थल भाग जो उत्थित यानी कि ऊपर उठा हुआ है, अपलिफ्टेड लैंडफॉर्म्स। तो इन्होंने कहा कि भौगोलिक चक्र की संकल्पना में कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें उत्थित जो भूखंड है वो अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से, यानी कि प्रक्रम का रूप में जैसे हम कहेंगे नदी है, भूमिगत जल है, सागरीय जल है, सागरीय तरंगे हैं, पवन है, हिमानी है, ग्लेशियर जो बोलते हैं हम, तो कोई सा भी प्रक्रम है उसके द्वारा अपर्दन किया जाता है
और उस अपर्दन के प्रक्रम के द्वारा यानी कि उसको प्रभावित किया जाता है। कैसे? उसको अपर्दित कर दिया जाता है और वो अपर्दन के द्वारा एक समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि इन्होंने कहा कि समय के अनुसार, तो इन्होंने मुख्य रूप से समय के ऊपर जोर दिया, जिसके लिए इन्होंने आगे हम सिद्धांत में डिस्कस करेंगे क्या बोला था। तो इन्होंने कहा कि भौगोलिक चक्र समय की एक वो अवधि होती है जिसमें कोई भी पृथ्वी जो भूखंड है यानी कि कोई भी जो उठा हुआ भाग है वो अपर्दन के विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से प्रभावित होकर एक समतल प्राय मैदान के रूप में बदल जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट थी के बारे में। और इसका कहा कि ज्योग्राफिकल साइकिल इज ए पीरियड ऑफ टाइम यानी कि समय की एक अवधि है ड्यूरिंग व्हिच एन अपलिफ्ट लैंड मास अंडरगोस इनटू इट्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक परिवर्तन होता है इस तरीके से उस लैंड मास का भूखंड का नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर कब जाएगा? जब उसका अपर्दन होगा। तो इन्होंने ये कहा कि ज्योग्राफिकल साइकिल इज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच एन अपलिफ्ट लैंड मास अंडरगोस इट्स ट्रांसफॉर्मेशन बाय द प्रोसेस ऑफ लैंड स्कल्पचर यानी कि अपर्दन के जो प्रक्रम है उनके द्वारा एंडिंग इनटू ए लो फीचरलेस प्लेन और प्लेनिंग प्लेन यानी कि इन्होंने कहा कि ये एक समतल प्राय मैदान के रूप में बदल जाता है और समतल प्राय मैदान को इसके नाम दिया था पेनी प्लेन के नाम से। पेनी प्लेन के नाम से इसको इन्होंने डिस्कस किया था। तो इन्होंने समतल मैदान को क्या नाम दिया? पेनी प्लेन के नाम से दिया था। तो इस तरीके से वेलिस जो है निर्माण इन्होंने अपनी जो चक्रीय पद्धति का विकास किया था, साइक्लिक जो प्रोसेस थी इसका अवलोकन इन्होंने प्राचीन काल के जैसे जेम्स हटन के द्वारा किया गया था उसके बारे में इन्होंने इसको डिस्कस किया था। तो साथ ही साथ इन्होंने बताया था कि स्थल रूपों के निर्माण में इसने आगे कहा कि स्थल रूपों के निर्माण में इसने माना कि स्थल रूपों का निर्माण और विकास कर स्थल रूपों का जो विकास होता है इसके ऊपर स्थल रूपों के निर्माण और विकास का संरचना प्रक्रम के रूप में क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रक्रम के रूप में प्रोसेस को यूज करते हैं। और प्रोसेस क्या है कि अपर्दन के प्रक्रम, जैसे आपको बताया था अपर्दन के जो कारक है वो अपर्दन के प्रक्रम के रूप में रखे जाते हैं। जैसे अपर्दन किन कारणों से हो रहा है? जल से हो रहा है, नदी से हो रहा है, पवन से हो रहा है, सागरीय तरंगों से हो रहा है, ग्लेशियर से हो रहा है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रक्रमों के माध्यम से इसमें हम ले सकते हैं अपर्दन के कारक। तो इन्होंने कहा कि स्थल रूपों के निर्माण और विकास कर संरचना प्रक्रम और समय के लिए डेविस ने अपने सिद्धांत में वर्ड अलग यूज किया था जिसको इन्होंने नाम दिया था अवस्था। तो इन्होंने कहा कि स्थल रूपों का निर्माण और उसका विकास जो होता है उसके ऊपर संरचना प्रक्रम और समय का प्रभाव होता है। यानी कि समय जो है अवस्था के रूप में, प्रक्रम के रूप में फैक्टर्स ऑफ इरोजन अपर्दन के जो कारक हैं और समय का प्रभाव होता है। तो ये भी इन्होंने माना कि स्थल रूपों का जो निर्माण और जो विकास होता है उसके ऊपर संरचना यानी कि स्थल रूप किस प्रकार का है,
किस तरीके से उसकी संरचना बनी हुई है, प्रक्रम यानी कि उसके ऊपर अपवर्तन का क्या कारक कार्य कर रहा है, और अवस्था यानी कि समय का प्रभाव होता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेविस ने कहा था कि स्थल रूप, या आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसका बता रहा हूं, फिर हम इसके आपात की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे इन्होंने बताया कि स्थल रूपों का जो विकास है, उनका जो निर्माण होता है, उसके ऊपर संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रभाव होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डेविस ने बताया कि स्थल रूप जो होता है संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी स्थल रूप जो है कौन है, वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था यानी कि ये तीन कारक है। संरचना कि उस स्थल रूप की संरचना किस प्रकार की है, प्रक्रम यानी कि उसके ऊपर अपवर्तन किन कारकों से हो रहा है, और अवस्था यानी कि समय। तो इन तीनों का प्रतिफल होता है और स्थल रूप के ऊपर इन तीनों का स्पष्ट प्रभाव होता है। तो इस तरीके से डेविस ने कहा था कि कोई भी स्थल रूप जो है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था के द्वारा प्रतिफल होता है। इन्होंने कहा कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। The landscape is a function of structure, process and time। ये बताया था डेविस ने कि कोई भी स्थल रूप का जो विकास होता है वो मुख्य रूप से संरचना, प्रक्रम और अवस्था के प्रतिफल के आधार पर होता है। यानी कि कोई भी लैंडस्केप जो बनता है वो कैसे बनता है, संरचना, प्रक्रम और अवस्थाओं के आधार पर। और इसके बाद में डेविस ने संरचना, प्रक्रम और अवस्था को अधिक महत्व दिया, और अधिक महत्व देने के कारण ही डेविस ने इन तीनों को एक अलग कारक के रूप में नाम दिया, और इसको कहा जाता है ट्रायल्स ऑफ डेविस, यानी कि डेविस के त्रिकूट। ट्रायल्स ऑफ डेविस कौन से हैं? जो इन्होंने कहा था संरचना के बारे में, प्रक्रम के बारे में और अवस्था के बारे में, ये इनके तीन महत्वपूर्ण कारक हैं, और इन्हीं को डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है। यानी कि ट्रायल्स ऑफ डेविस जो बोला जाता है वो तीन कारक हैं, और वो तीन कारक होते हैं संरचना, प्रक्रम और अवस्था। इन तीनों को ही डेविस ने त्रिकूट के नाम से बताया, यानी कि स्ट्रक्चर, प्रोसेस और टाइम। इन तीनों को ही डेविस के त्रिकूट के नाम से जाना जाता है, डेविस के ट्रायल्स बोला जाता है इनको, और ये तीनों का ही डेविस ने अपने सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान बताया। तो इस तरीके से भौगोलिक जो चक्र है ये डेविस के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित नॉर्मल थ्योरी नहीं है, एक स्पेशल थ्योरी के रूप में ये डेवलप की गई। डेविस का जो सामान्य सिद्धांत है ये है कि स्थल रूपों के समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। यानी कि इसकी एक जनरल जो कॉन्सेप्ट निकल के आती है इनकी थ्योरी की, वो ये निकल के आती है कि स्थल रूपों का जो समय होता है
उसके संदर्भ में यदि बात की जाए तो क्रमिक परिवर्तन इनके अंदर आता है। और इस सिद्धांत का जो मूल उद्देश्य था, यानी कि जो डेविस का सिद्धांत है भौगोलिक चक्र का, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य है इस सिद्धांत का वो है ये डेविस के सिद्धांत का मुख्य पर्पस था, मुख्य उद्देश्य था। और क्या था कि स्थिर रूपों का जो जननिक और क्रमबद्ध जो वर्णन है इसके बारे में जानकारी देना इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के आधार पर ही इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इसके बारे में इन्होंने जानकारी उपलब्ध कराई थी। तो इस तरीके से डेविस ने अपने सिद्धांत को विभिन्न स्टेज के प्रतिफल बताया, समयावस्था के प्रतिफल के रूप में इन्होंने स्थिर रूपों का विकास बताया और मुख्य उद्देश्य इनका स्थिर रूपों का जननिक और क्रमबद्ध जो वर्णन है वो प्रस्तुत करना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इन्होंने अपने सिद्धांत के बारे में कुछ मान्यताएं भी रखी कि इस तरीके से इन्होंने अपना सिद्धांत प्रेजेंट किया। उससे पहले इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स रखी, इसके अनुसार इन्होंने कुछ कंडीशंस बताई कि किन रूपों में इनका सिद्धांत कार्य करता है। तो हम बात करते हैं इनके सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में। बात कर रहे हैं डेविस के अपवर्तन चक्र के सिद्धांत की मान्यताओं के बारे में बात कर रहे हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत की कॉन्सेप्ट्स के लिए क्या क्या बताया था, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए कुछ आदर्श दशाएं बताई थी, आइडियल कंडीशन बताई थी और इसके बारे में इन्होंने कहा था और कुछ कंडीशंस के साथ उन्होंने अपने सिद्धांत को सामने रखा था। इन्होंने अपने सिद्धांत में मान्यता दी कि इन्होंने कहा था कि डेविस का जो अपवर्तन चक्र था वो स्थिर करने उत्थान के साथ ही प्रारंभ होता है। यानी कि इन्होंने कहा कि अपवर्तन चक्र स्थल खंड में उत्थान के साथ शुरू होता है, यानी कि प्रारंभ होता है। इनका मानना यह था कि अपवर्तन चक्र कब शुरू हुआ, यानी कि इन्होंने कहा कि अपवर्तन चक्र जब शुरू होता है जब स्थल खंड में उत्थान हो जाता है, यानी कि अपलिफ्ट जब हो जाता है लैंड मास, तभी से अपवर्तन चक्र शुरू हो जाता है। और इन्होंने दूसरी मान्यता के रूप में बताया था कि उत्थान की अवधि छोटी होती है, यानी कि जो स्थल भाग का ऊपर उठता है वो छोटे समय में उठता है। उत्थान की जो अवधि है वो छोटी होती है, यानी कि उत्थान लघु अवधि में होता है। और अपवर्तन की जो अवधि है वो लंबी होती है। उन्होंने बताया कि उत्थान की जो अवधि है, यानी कि स्थल का जो ऊपर उठना होता है वो कम समय में होता है, जबकि उसका जो समतलीकरण किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर
जो अपरदन किया जाता है वो लंबे समय तक किया जाता है। इसके बाद में इन्होंने तीसरी कॉन्सेप्ट बताई कि जब तक उत्थान पूरा नहीं होता इसने कहा कि जब तक इस उत्थान जो है अपलिफ्टिंग है वो पूरा नहीं होता तब तक अपरदन की प्रक्रिया, अपरदन की जो प्रोसेस है ये शुरू नहीं होती। तो इनका ये मानना था कि एक टाइम में उत्थान चलेगा, उत्थान पूरा होने के बाद इन्होंने कहा कि जब तक उत्थान पूरा होगा उसके बाद ही अपरदन की क्रिया शुरू हो पाएगी। और अपरदन क्या है कि जब अपरदन प्रारंभ होगा जब तक वो समतलीकरण नहीं हो जाएगा, यानी कि मैदान के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाएगा, तब तक चक्र के जो अंत की भाग है यानी कि जो ये इरोजन साइकिल है ये अपने अंतिम अवस्था में पहुंचेगा, तब तक अपरदन चलता रहेगा। और इन्होंने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताई थी कि उत्थान और अपरदन। नेक्स्ट बताया था इन्होंने कि उत्थान और अपरदन की जो प्रोसेस है ये कभी भी एक साथ नहीं होती है। पहले उत्थान पूरा होगा उसके बाद में अपरदन प्रारंभ होगा, यानी कि ये दो जो क्रियाएं हैं ये एक साथ नहीं होती है, अलग अलग समय में इनकी जो क्रियाविधि है वो होती है। यानी कि पहले अपलिफ्टिंग होगा उसके बाद ही इरोजन शुरू होता है। और ऐसी इन्होंने कॉन्सेप्ट बताई थी अपने सिद्धांत के बारे में। और इस तरीके से इन्होंने अपने स्तर रूप का जो विकास था उनकी स्थिति के बारे में इन्होंने जो अपरदन चक्र की अनुकूल जो आदर्श दशाएं हैं उनके बारे में इन्होंने बात की थी। इसके बाद इनका जो सिद्धांत है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे।